स्टार्ट करते हैं आज का ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर 8 है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड OTP, QR, ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम समझेंगे। UPI क्या है, USSD का क्या है, और इनके मदद से हम अपने ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट, इन सब के बारे में हम समझने वाले हैं। पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों से मिलकर बना होता है, और इसके बारे में भी हम समझेंगे और इसके बहुत सारे यूजर्स के बारे में भी देखेंगे। फिर हम नेफ्ट, RTGS यानी नेट बैंकिंग के बारे में समझेंगे। नेट बैंकिंग क्या है, और उसमें हम नेफ्ट, RTGS और IMPS क्या होता है, जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, IMPS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं, और फाइनली लास्ट में हम देखेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक जो कि हम अपने ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं उसको कैसे सेफ रखें, कैसे हम प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, और इसे एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होता है। तो वैसा सर्विस जो हमें ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्म में यूज़ करने को मिलता है, एक डिजिटल चैनल मिलता है जिसके मदद से हम पेमेंट कर सकते हैं, कोई लोन ले सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट में पैसा सेव कर सकते हैं। तो वो सारा टेक्निक्स हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कहलाता है। तो ये एक फाइनेंशियल सर्विस है जो कि यूज़र्स को, पीपल को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं, या उधार ले सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, या फिर अपने बैंक अकाउंट में सेविंग कर सकते हैं, यानी अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। और इस तरह के सारे मेंटेनेंस वाले काम हम डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के मदद से कर सकते हैं। इसको करने के लिए जो यूज़र्स हैं, जो पीपल हैं हमारे देश के, तो वो इंटरनेट के थ्रू इसका यूज़ हम कर सकते हैं। जो भी हम इस सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, तो हम सब इसका यूज़ करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि बिना इंटरनेट का हम इसका एक्सेस नहीं ले सकते। तो ऐसा ही होता है कि जो हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम मोबाइल फ़ोन से भी इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, कार्ड एंड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के मैं बारे में बता दूं तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिजिटली काम करता है। और ये, जैसे कि एक एग्जांपल दूँ तो आपने कार्ड स्वाइप करने वाला मशीन देखा होगा, या फिर आप सुपरमार्केट गए होंगे तो वहाँ बिलिंग काउंटर पे जो कंप्यूटर लगा हुआ होता है, तो वो सारे डिवाइस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस कहलाते हैं। तो उन सब के मदद से हम डिजिटली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और ये सब पॉसिबल है इंटरनेट के थ्रू। अगर इंटरनेट नहीं है, सर्वर लिंक नहीं है, तो हम ये सारे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हमें ये प्रोवाइड कराता है कि हम इंटरनेट के थ्रू डिजिटली चैनल पे, एक चैनल होता है डिजिटल चैनल, जिसके मदद से हम अपने सारे ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। डिजिटल चैनल में क्या होता है, तो बहुत सारे सिक्योरिटी, प्राइवेसी होती है, जो हमारे अकाउंट के इंफॉर्मेशन डिटेल को सुरक्षित रखता है, कॉन्फिडेंशियली रखता है, पब्लिक नहीं होने देता, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है कि हमारे जो ट्रांजैक्शन है, फंड ट्रांसफ़र करने की, मनी ट्रांसफ़र करने की, तो वो डिजिटल फॉर्म में हो। तो इसके बहुत सारे टूल्स हैं, हम चलिए सबको बारी बारी से देखते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो उन सब में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि फर्स्ट में हम देखते हैं OTP। OTP बहुत रोल करता है हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन में, क्योंकि जब भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो ऑथेंटिकेशन के लिए एक OTP आता है, जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि ये जो यूज़र है, जो बंदा है, वो ओरिजिनल है, यानी कि वो ऑथेंटिकेट पर्सन है। तो हम सबसे पहले समझते हैं OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OTP का जो फुल फॉर्म है वो होता है वन टाइम पासवर्ड। इसे वन टाइम पिन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड ही कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको वन टाइम पिन भी मिल जाता है। तो OTP का दो फुल फॉर्म है, एक वन टाइम पासवर्ड एंड वन टाइम पिन, इसे ध्यान में रखिएगा।
और हम इसके बारे में बात करें कि ये जनरेट कैसे होता है, तो जो यूज़र यूज़ कर रहा है तो जो ऑथराइज पर्सन होता है उसके फ़ोन पे एक एसएमएस जाता है, और वो एसएमएस जब यूज़र अपना अकाउंट लॉगिन करेगा तो उस टाइम ये ओटीपी जनरेट होता है और उसके मोबाइल फ़ोन पे एसएमएस के थ्रू जाता है, या फिर वो अपने मैसेज को पुश कर सकते हैं, यानी कि ईमेल पे भी मंगा सकता है। तो इस तरह के एक पासवर्ड जनरेट होता है जो कि उस यूज़र को वेरीफाई करने के लिए ये सेंड किया जाता है। तो इसलिए ये वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी कहते हैं। और ये जो वैलिड होता है एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, एक सेशन के लिए, जो लॉगिन पेज का सेशन है उसके अकॉर्डिंग होता है, कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। जब तक वो लॉगिन पेज एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक ये ओटीपी वैल्यूएबल होता है, यानी कि वैलिड है। अगर वो पेज एक्सपायर हो गया तो इस ओटीपी का हम रीयूज़ नहीं कर सकते। फिर जब हम दोबारा पेज लॉगिन वाला पेज करेंगे, फिर यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे तो फिर से एक ओटीपी जनरेट होगा और फिर नए वाले ओटीपी को हम इंटर करेंगे, तभी जाकर हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन होगा या फिर ट्रांजैक्शन आगे को प्रोसीड करेगा। तो ओटीपी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन देता है कि हाँ, जो पर्सन ट्रांजैक्शन कर रहा है वो ऑथराइज्ड पर्सन है। ये वर्क कैसे करता है? जो पासवर्ड जनरेट होता है, ये पासवर्ड जो जनरेट होता है ये रैंडम एल्गोरिदम पे जनरेट होता है, यानी कि सिक्वेंशियल नहीं है कि 1 2 3 के बाद 1 2 4 आएगा, 1 2 5 आएगा, 1 2 6 आएगा, ऐसा नहीं है। ये रैंडमली है, ये हमेशा चेंज होते रहता है, 4 डिजिट 6 डिजिट, इस तरह से ये हमेशा रैंडम एल्गोरिदम यूज़ करता है, यानी कि सेम हर बार सिक्वेंशियल नहीं आएगा। जो एक बार यूज हो चुका है वो फिर दोबारा रीजनरेट नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि कोई गेस करके ओटीपी नहीं डाल सकता, बिकॉज कि ये रैंडम एल्गोरिदम पे वर्क करता है। और हम जब भी लॉगिन करेंगे तब हमें न्यू पासवर्ड डालने होंगे हर टाइम। ओके, अगर हम पुराने वाले ओटीपी को यूज़ करेंगे तो वो फिर यूजेबल नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ई बैंकिंग के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए। जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिजिटली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक ओटीपी जनरेट होगा और ये ऑथेंटिकेट करेगा, यानी कि एक तरह से प्रोटेक्शन लगा हुआ है हमारे अकाउंट पे कि अनऑथराइज्ड पर्सन कोई ट्रांजैक्शन ना कर पाए। और इस तरह के कोई भी जैसे सेंसिटिव डेटा है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। अब हम समझते हैं क्यूआर कोड को। क्यूआर कोड अक्सर आप जानते भी होंगे या देखे भी होंगे, कुछ इस तरह से दिखता है। ये स्क्वायर फॉर्म में होता है, इसे हम 2D कहते हैं, 2 डायमेंशनल कहते हैं। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म को अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्यूआर कोड का फुल फॉर्म लिखा हुआ है क्विक रिस्पॉन्स कोड। कोड तो कोड है, क्यूआर का जो फुल फॉर्म है वो है क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि ये फटाफट रिस्पॉन्स करता है। अगर कोई लेंदी काम है तो इसके मदद से हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। और ये जो इसका इन्वेंट हुआ था ये 1994 में इन्वेंट हुआ था, यानी कि इसकी जो खोज हुई थी ये 1994 में हुआ था, और ये इसकी खोज जापानीज कंपनी ने की थी, यानी कि इसका इन्वेंट हुआ था ये जापान में हुआ था। इट इज़ 2 डायमेंशनल कोड, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये स्क्वायर फॉर्म में होता है तो इसमें 2 डायमेंशनल होता है, एक एक्स एक्सेस होता है और एक जो होता है ये वाई एक्सेस होता है, यानी कि ये 2 डायमेंशनल में काम करता है। और इसमें जो डेटा स्टोर होता है ये दोनों साइड में डेटा स्टोर होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट भी डेटा स्टोर होता है एंड अप टू डाउन भी डेटा स्टोर होता है। ओके, तो इसे 2 डायमेंशनल डेटा कहते हैं और ये दोनों साइड डेटा को स्टोर करता है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल एक्सेस। जब हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो वर्क करने लगता है। अगर कोई वेबसाइट का एड्रेस रखा हुआ है तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, या फिर कोई इंफॉर्मेशन इस क्यूआर कोड में है तो वो इंफॉर्मेशन हमें दिखने लगेगा। तो कैसा कैसा इंफॉर्मेशन हो सकता है इसके अंदर, तो कोई बैंक का डिटेल हो सकता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि पेमेंट करते वक्त आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और ट्रांजैक्शन होने लगता है। तो उस क्यूआर कोड में क्या होता है, तो उसमें जिस बंदे का हम क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं तो उसका बैंक का डिटेल इस क्यूआर कोड में छुपा हुआ है, यानी कि बैंक का सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन इस क्यूआर कोड में होता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में।
तो जैसे हम इसे स्कैन करेंगे तो उसका सारा बैंक का डिटेल हमारे पास आ जाएगा और हम उसमें उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कोई बिजनेस पर्पस का है, बिजनेस डिटेल है, बिजनेस डिटेल का मतलब है कि हम किसी बंदे का दुकान का, शॉप का नाम, बिजनेस का नाम, ब्रांड का नाम या उसका एड्रेस, लोकेशन, तो हम बहुत कुछ इस क्यूआर कोड में रख सकते हैं। जियोग्राफिकल एरिया लोकेशन की बात करें तो वही कि हम मैप को भी इसमें स्टोर करा सकते हैं। और हमने समझा था कि हमने वेबसाइट यूआरएल को भी हम इसमें रख सकते हैं। जैसे फेसबुक का भी अब बन रहा है क्यूआर कोड, तो इस तरह से सभी वेबसाइट का क्यूआर कोड जनरेट होता है, जिसको स्कैन करते हैं उसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। आई होप कि ये क्यूआर कोड आपको क्लियर हो चुका होगा। क्यूआर कोड बहुत ही डॉटेड इसमें होते हैं और यहाँ पे आप जो 4 बड़े स्क्वायर देख रहे हैं इसको मिनी क्यूआर भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं यूपीआई को। यूपीआई बहुत ही पॉपुलर ट्रांजैक्शन टेक्निक है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। तो यूपीआई का हम फुल फॉर्म देखते हैं। यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा इंटरफेस है जो रियल टाइम में ट्रांजैक्शन करता है, ये इसका फुल फॉर्म है और हम इसके बारे में जानते हैं। तो यूपीआई इज़ एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ये जो टेक्निक है, ये जो सिस्टम है ट्रांजैक्शन करने का, ये रियल टाइम में ट्रांजैक्शन करता है। रियल टाइम का मतलब मैं समझा दूँ आपको कि ये सेम टाइम पे ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कि हम जिस टाइम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेम टाइम पे वहाँ रिसीव होगा सेंडर रिसीवर साइड पे, तो ये इमीडिएटली ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसे हम रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहते हैं। और ये जो टेक्निक है ये यूज़र को ये अलाउ करता है कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। और ये हम मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि पे फोन हम यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल पेमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। जो भी हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वो सभी में ये यूपीआई वर्क करता है। हम उसके मदद से हम एक बैंक से दूसरे बैंक में बहुत ही इजी तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। ये जो टेक्निक है, ये जो ट्रांजैक्शन वाला मेथड है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? NPCI के द्वारा। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। मोबाइल बैंकिंग के जितने भी ऐप्स निकल रहे हैं, जितने भी टेक्निक निकल रहे हैं, ये सब NPCI के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है और सारा मेंटेनेंस यही कर रहा है। और एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये जो ट्रांजैक्शन, ये इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता है, यानी कि अलग अलग बैंकिंग में ट्रांजैक्शन करता है। जैसे कि हमारा एक जो अकाउंट है वो SBI अकाउंट में है, SBI जो बैंक का ब्रांच है उसमें है, और फिर जो दूसरा अकाउंट है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग जो बैंक है इसमें हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इंटर बैंक का मतलब है कि डिसिमिलर बैंक, अलग अलग जो बैंक है उसमें हम यूपीआई की मदद से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें दोनों साइड, सेंडर एंड रिसीवर साइड SBI बैंक ही चाहिए, यानी कि सेम बैंक ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम अलग अलग बैंक में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से। जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं यूपीआई के मदद से, तो उस टाइम एक वर्चुअल एड्रेस जनरेट होता है, ओरिजिनल एड्रेस नहीं होता। यानी कि हमारा जो ओरिजिनल बैंक का अकाउंट, बैंक का डिटेल होता है, उसके मदद से ट्रांजैक्शन नहीं होता है। वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो VPA के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है। VPA का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है इसके मदद से ये ट्रांजैक्शन होता है। तो हम जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ पे UPI ID मांगता है, और UPI ID हमारा ओरिजिनल ID नहीं होता, और वो जो एड्रेस होता है वो वर्चुअल एड्रेस होता है, और उसी के मदद से यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है। पर डे ट्रांजैक्शन की लिमिट देखा जाए तो ये मैक्सिमम हम 1 लाख कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा हम इस UPI की मदद से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। फिर भी ये जो नॉर्मल यूज़र्स हैं, कस्टमर है, तो उनके लिए ये 1 लाख पर डे यूज़फुल है, वो इजी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बट उन लोग के लिए ये सही नहीं है जो बिजनेसमैन है और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो अप टू 2 लाख ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 10 लाख
5 lakhs, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, ये नॉर्मल यूज़र के लिए सही है जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 1 लाख कर सकता है। तो ये यूपीआई था। और हम नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है यूएसएसडी। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है बिकॉज कि बाकी सबको यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, बट यूएसएसडी यूज़ करने के लिए इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं, अभी हम समझेंगे इसको भी। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, जो कि है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो इसमें इंटरनेट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, तो इसको समझते हैं। तो ये जो यूएसएसडी टेक्निक है ये मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क पे यूज़ होता है, जिसे हम जीएसएम टेक्निक कहते हैं। जीएसएम सेलुलर टेलीफोन कम्युनिकेशन। सेलुलर जो वर्ड है इसी के मदद से हम अपने मोबाइल फ़ोन को सेल फोन भी कहते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क इसमें यूज होता है वो जीएसएम सेलुलर यूज होता है, जिसको हम शॉर्ट में सेल भी कहते हैं। तो ये इसलिए हम सेल फोन कहते हैं, यानी कि जो मोबाइल वाला नेटवर्क है उसके मदद से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जीएसएम का फुल फॉर्म मैं बता दूं तो जीएसएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। तो ये एक नेटवर्क है जिसके मदद से हम बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आइए हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सभी मोबाइल है, हमारा जो सेल फोन है वो है। यहाँ पे मोबाइल 1, मोबाइल 2, मोबाइल 3, यहाँ पे 3 सेल फोन है। यहाँ पे जो मोबाइल का नेटवर्क है जिसे हम जीएसएम नेटवर्क बोल रहे हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, इस नेटवर्क का नाम है जीएसएम का फुल फॉर्म। और ये क्या करता है, तो हमारा यहाँ जो यूएसएसडी प्लेटफॉर्म का जो सर्वर है उससे कनेक्टेड है। तो सवाल यहाँ ये है कि हम सर्वर से कैसे कनेक्ट करेंगे बिना इंटरनेट का। तो जैसे हम बहुत पहले की बात करें तो हम उस टाइम जब मोबाइल में अपनी बैलेंस चेक करते थे तो उस टाइम हम कुछ कोड यूज़ करते थे, जैसे *123# *125#। तो इस तरह के हम कुछ कोड हम मोबाइल नंबर डालते थे, यूएसएसडी कोड इसको बोलते हैं। तो यूएसएसडी कोड डायल करते थे, कॉल करते थे, तो हमारे फ़ोन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें मिलती थी। तो ये हमने टेक्निक यूज़ किया हुआ है, बहुत पुराना टेक्निक है, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ठीक वैसे ही अब हमें क्या करना है, तो अपना ट्रांजैक्शन करना है। तो उसके लिए जो कोड बना गया है वो है *99#। ये भी एनपीसीआई के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो हमने यूपीआई को देखा था, तो यूपीआई जिस टेक्निक ने बनाया था एनपीसीआई ने, उसी के द्वारा ये भी क्रिएट किया गया है। इसे हम मैजिकल नंबर भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर, उस फ़ोन नंबर का यूज़ करेंगे जो आपके बैंक से रजिस्टर्ड होगा। तो उसमें हम *99# बटन प्रेस करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जैसे हम *99# प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ की एंटर करने के लिए आएगा इंटरफेस। तो वहाँ पे आप अपने बैंक का जो 3 लेटर है शॉर्ट फॉर्म वो आप टाइप करेंगे, जैसे SBI, CBI, ठीक है। तो इस तरह से जो शॉर्ट फॉर्म है बैंक का उसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपने IFSC कोड का फर्स्ट 4 लेटर आपको लिखना पड़ेगा एंड फिर 2 डिजिट बैंक न्यूमेरिक कोड, जो बैंक का न्यूमेरिकल कोड होगा उसको आप 2 डिजिट लिखना होता है। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन चूज करने के लिए आएगा 1 2 3 करके, वहाँ पे आपको क्लिक करके सेंड करना होता है। तो वहाँ से आप चूज करेंगे कि हमें कौन सा ट्रांजैक्शन करना है, हमें को बैलेंस चेक करना है या फिर किसी को ट्रांजैक्शन करना है। तो इस टाइप से वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको सब वही मिल जाएगा, स्क्रीन पे ही मिल जाएगा जैसे आप नंबर डायल करोगे उसी टाइम। तो ये कुछ जैसे मोबाइल नंबर हम चेक करते हैं, कोई नई अपनी टॉपअप रिचार्ज के लिए कुछ फीचर्स चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक वैसे ही ये भी वर्क करता है। अब क्या करना है, तो जो बेनिफिशियरी है उसका अकाउंट नंबर डालना है, यानी कि जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका
अकाउंट्स नंबर, IFSC कोड, तो ये कुछ उसमें मांगेगा ऑप्शन, उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। जैसे ही ये सारा डिटेल आप एंटर कर देंगे, फिर आपको एम पिन डालने के लिए कहेगा जो कि 4 डिजिट का होता है, और या फिर आप अपने अकाउंट का 4 डिजिट लास्ट वाले अंक को आप डाल सकते हैं। तो ऐसा करके आप ट्रांजैक्शन को कर देंगे। ट्रांजैक्शन करने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज आपको वहीं डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे ही। तो ये इसका तरीका था, प्रोसेस था कि कैसे यूज़ करना है USSD टेक्निक को। तो जो याद रखने वाली बात है वो है *99#। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और इन सब का जो फुल फॉर्म है उन फुल फॉर्म को आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड की। तो कार्ड हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड, दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड को ही हम ATM कार्ड भी कहते हैं। अ डेबिट कार्ड इज़ अ लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट, जो कि हमारे बैंक से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का हम जो यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डेबिट कार्ड का हमने एक इमेज लगा रखा है। ये स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है। तो इसको हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। हम पैसा निकालने के लिए, कैश निकालने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ATM मशीन का यूज़ करेंगे और उसके मदद से हम कैश भी निकाल सकते हैं। और जैसे ही हम कैश निकालेंगे तो हमारा जो बैंक अकाउंट का जो मनी होगा वो तुरंत उसी टाइम डिडक्ट हो जाएगा। या फिर कभी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो उस टाइम भी इमीडिएटली आपके बैंक से अकाउंट में से जो मनी है वो कट जाएंगे। तो सेम टाइम पे ये वर्क करता है, डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। जब भी कोई ट्रांजैक्शन अगर होगा सेम टाइम पे आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो जितना आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा आप उतना ही इसमें यूज कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कन्वेंटली विड्रॉ कैश फ्रॉम ATM। जैसे कि हमने पहले बताया कि इसका हम यूज़ ATM की तरह भी करते हैं। जब भी हमें कैश निकालने की ज़रूरत है तो हम इसका ATM कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत पहले, करीब 10 साल पहले की बात करें तो उस टाइम डेबिट कार्ड नहीं होता था, केवल ATM कार्ड होता था। अब के जो डेबिट कार्ड या ATM कार्ड जो है वो दोनों कंबाइन होता है। ATM कार्ड की क्या फैसिलिटी थी कि वो केवल ATM मशीन में ही वर्क करेगा, उससे हम कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कहीं शॉपिंग में हम उसको स्वैप करके ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यानी कि ऑनलाइन भुगतान हम नहीं कर सकते थे। ATM कार्ड का यूज़ केवल ATM मशीन में ही होता था। लेकिन अब का जो ATM कार्ड आ रहा है वो विथ डेबिट कार्ड आ रहा है, यानी कि ATM कार्ड के साथ साथ डेबिट कार्ड भी उसमें है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन करके आ रहा है। तो इसको हम ATM में भी यूज़ कर लेते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी इसका यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे बैंक में जितना मनी रहेगा, जितना मनी अवेलेबल है, हम उतना ही स्पेंड कर सकते हैं, यानी कि हम उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस होगा। हम उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है खर्च करने की। हम इसका कितना यूज़ कर सकते हैं, जितना अकाउंट में बैलेंस होगा हम उतना ही इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड भी बैंक के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन इसकी कुछ अलग फीचर्स है इसको यूज़ करने का। इस कार्ड का यूज़ हम परचेज करने में करते हैं। इससे हम कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि हम इससे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जब भी हम कोई सुपरमार्केट या ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहां पे हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट के नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है कि ये हमें उधार दे रहा है, एक तरह से लोन दे रहा है। यानी कि जो बैंक या जो क्रेडिटर है हमारा, जिससे हम ये कार्ड लिए हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है इसका क्रेडिट कार्ड का, वो हमें एक टाइम तक का उधार देगा। जैसे कि 1 मंथ का ट्रांजैक्शन हो गया या फिर एक एनुअल का हो जाता है, यानी कि 1 साल के लिए ट्रांजैक्शन। तो वो वहाँ पे जितना हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वैसे तो मंथली होता है कि हर मंथ के एंड में हम इसका भुगतान करते हैं, यानी कि आप पूरे महीने जितना खर्च करना आप कर सकते हो, बट उन सारा का हिसाब आपको देना होगा मंथ के एंड में। तो जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किए, जितने भी आपने परचेज किया है, उन सब का डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा, उन सब का भुगतान आपको करना होगा। तो मैंने बताया कि जो कार्ड इशू करने वाला है वो जो परचेज करने वाला यानी कि कार्ड होल्डर है, यानी कि जैसे हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, और जिसने हमें क्रेडिट कार्ड दिया है तो वो बंदा हमारे सारे परचेज का खर्च उठाएगा और हम इसको बाद में पेमेंट कर देंगे, यानी कि ये एक मीडिएटर की तरह वर्क कर रहा है।
अब ये बात है कि इसको बेनिफिट कैसे होता होगा। जो क्रेडिट कार्ड हमें दे रहा है, हमें उधार दे रहा है और हम परचेज कर रहे हैं और फिर बाद में हम इसे पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट कैसे होता होगा, तो हम इसके बाद करते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, यानी कि जब भी हम कोई परचेज कर रहे हैं या फिर कहीं भी हम बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो जब भी ट्रांजैक्शन होगा उन सभी ट्रांजैक्शन पे क्रेडिट कार्ड वाले कुछ चार्ज लगाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइड कराता है उसके ऊपर, सबकी अपनी अपनी चार्जेस होता है, वो कुछ चार्ज लगाता है। फिर दूसरी बात ये आती है कि ये हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, यानी कि जो टाइम लिमिट है पेमेंट करने की, यानी कि हमने 100 रुपये का मार्केटिंग किया और 10 दिन के टाइम दिया हुआ है और हमने 10 दिन में इसका भुगतान नहीं किया क्रेडिट कार्ड का, तो वो उस पर इंटरेस्ट लगाएगा, यानी कि जितना दिन हम लेट से पेमेंट करेंगे उसका ये इंटरेस्ट जोड़ेगा और लेट फाइन भी ये लगाए। और इसका कुछ एनुअल फी भी होता है, तो कुछ हमें पे करने होंगे, इसके जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर को, तो उसको हमें फॉलो करना होगा और उसके अकॉर्डिंग उसे पेमेंट करना होगा। तो इस तरह से इनका इनकम होता है। आई होप कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्रेडिट कार्ड ये है कि जो थर्ड पार्टी है वो हमारा सारा खर्च उठाता है, यानी कि वो हमें उधार पैसा देता है और हम अपना परचेज करते हैं और फिर उसको हम बाद में जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो फिर हम उस थर्ड पार्टी को अपना भुगतान कर देते हैं, जितना भी हमने उससे उधार लिया था, क्रेडिट किया था, वो सारे पेमेंट हम उसको कर देते हैं। बट डेबिट कार्ड के केस में क्या होता है, तो जो आपके पास बैंक बैलेंस है आप उतना का ही यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ई वॉलेट की। ई वॉलेट क्या है? ई वॉलेट भी एक डिजिटल सिस्टम है जो यूज़र का कार्ड का डिटेल, बैंक का डिटेल है, उन सबको ये स्टोर करके रखता है। जितने भी ई वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम इसका डिजिटली ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हम अपने जो कार्ड है, कार्ड से पैसा हम ई वॉलेट में डाल देते हैं और इसका हम यूज़ करते हैं डिजिटली ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो जो ई वॉलेट होता है ये क्या करता है, हमारे बैंक का डिटेल का इन्फॉर्मेशन एंड कार्ड का इन्फॉर्मेशन ये कुछ अपने पास रखता है और जब भी हमें ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम ई वॉलेट के मदद से कर सकते हैं। ई वॉलेट का जो ई है, ई का जो फुल फॉर्म होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हमें करना है तो हम ई वॉलेट से कर सकते हैं, यानी कि विदाउट कैशलेस ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अपने कार्ड को हम इसमें रजिस्टर करेंगे और हम अपने अकाउंट के बैलेंस को हम ई वॉलेट में पैसा डाल देंगे और फिर वहाँ से हमें जो भी ट्रांजैक्शन करना है हम इलेक्ट्रिकली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, बैंक का डिटेल या फिर कार्ड का डिटेल, ये सब को ये सिक्योर रखता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हमने जितने भी इसको अपना डिटेल दिया है या फिर यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह दिया है, तो ये सब को क्या करेगा, हमारे सारे पेमेंट मेथड को सब कुछ ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। और ये इसके मदद से हम कोई भी सामान परचेज करना या फिर इसको यूज़ करना बहुत ही क्विकली हो जाता है, फटाफट और आसान है, जल्दी भी कर सकते हैं और बहुत ही आसान भी है। बस ट्रांजैक्शन करना होगा, स्कैन करके हम डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिट है ट्रांजैक्शन करना इसकी मदद से। ई वॉलेट को यूज़ करने से हमारा टाइम बचता है, बहुत सारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि हमें बार बार कार्ड निकालना नहीं पड़ेगा, बार बार हमें बैंक की इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करनी पड़ेगी। और क्योंकि ई वॉलेट में ऑलरेडी हमने सेव करके रख दिया है मनी, उसमें है, हम बस ट्रांजैक्शन करना है। तो जो सामने वाला बंदा है जिसको हमें ट्रांजैक्शन करना है उसके QR कोड को स्कैन करना है और जितना मनी ट्रांसफ़र करना है उतना अमाउंट डाल के हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है एंड फास्ट है। और इसके मदद से हमारी जितनी भी यूटिलिटीज़ पेमेंट है या फिर कोई मोबाइल रिचार्ज है या फिर हम कहीं भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर कोई किसी का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे रेंट पेमेंट कर रहे हैं, बिजली पेमेंट कर सकते हैं, गैस की पेमेंट कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, कोई भी जो भी हमारे यूजफुल पेमेंट वाला काम है ई वॉलेट की मदद से हम वो सारा काम
कर सकते हैं। तो ई वॉलेट बहुत ही यूज़फुल है, बट इसमें ये है कि हमारे कार्ड का डिटेल, हमारे जो बैंक का डिटेल है, ये सारे इन्फॉर्मेशन को ये अपने पास होल्ड करके रखता है, बट ये भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये हमारे डेटा इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब हम पॉइंट ऑफ सेल की बात करेंगे, जिसे हम शॉर्ट में पॉज भी बोलते हैं या POS भी बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल क्या है? तो सेल ऑफ पर्पस से, सेलिंग पर्पस से, यानी कि बिजनेस में जो भी डिवाइस यूज़ कर रहा है पेमेंट के लिए, उसे हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, जिसे मर्चेंट भी कहते हैं। मर्चेंट मीन्स बिजनेस से रिलेटेड होता है। पॉइंट ऑफ सेल इज अ स्टेज at which a customer make payment to the merchant in exchange ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस के बदले हम जो पेमेंट कर रहे हैं और डिजिटली मेथड से पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम पॉइंट ऑफ सेल कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे इस डिवाइस को आप देखे होंगे अक्सर सुपरमार्केट में या फिर किसी शॉप पे भी आप देखे होंगे। तो ये जो मशीन है ये पॉइंट ऑफ सेल के अंतर्गत आता है। ये एक स्वैप मशीन है जिसमें हम अपना कार्ड को स्वैप करते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल में ये सारे डिवाइसेस आते हैं। तो POS का मतलब समझे कि ये कंज्यूमर को एक मेथड प्रोवाइड करता है जो गुड्स या सर्विस के बदले पेमेंट करने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और सुपरमार्केट या किसी दुकान वगैरह जो बिजनेस फॉर्म है, वहाँ पे जो पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन करने की जो मशीन यूज़ की जाती है उसे हम POS कहते हैं। यहाँ पे आप सुपरमार्केट में ऐसा डिवाइस देखे होंगे, जब भी बिलिंग काउंटर पे आप बिल कर रहे होते हैं, बिल बन रहा होता है, तो वहाँ पे ऐसे डिवाइस का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे आपको एक बिल भी निकलता है। तो वो सब कुछ इस मशीन के ही अकॉर्डिंग होता है। इसमें डेटाबेस भी क्रिएट होता है, जो भी स्टूडेंट का कस्टमर का रिकॉर्ड हुआ या फिर शॉप का रिकॉर्ड हुआ, डेटाबेस कि हमारे पास कितना स्टॉक है, हमारे पास कितना कस्टमर है, उन सब का डिटेल सारा डेटाबेस ये मैनेज करता है और इसी मशीन के द्वारा ही बिल भी प्रिंट आउट होता है। तो ये पूरा सिस्टम को हम POS कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ सेल। जो डिवाइस पॉइंट ऑफ सेल के लिए यूज़ किया जा रहा है उस डिवाइस को हम POS के अंतर्गत रखते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग की। अभी तक तो हमारा कार्ड स्वैप, मोबाइल बैंकिंग की बात हो रही थी। अब जो हम बात करेंगे ये इंटरनेट बैंकिंग की बात करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग में क्या हुआ कि अब हम कंप्यूटर के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू, हम जो बैंक का वेबसाइट है उसके मदद से कोई ट्रांजैक्शन या फिर अपने बैंक का मेंटेनेंस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि कस्टमर को ये इनेबल करता है कि आप अपने सारे ट्रांजैक्शन और बैंक के वेबसाइट से कर सकते हैं और भी कोई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अपने अकाउंट को मेंटेन करना, कोई ट्रांसफरिंग करना, कोई भी मनी हुआ, किसी भी बंदे दोस्त किसी को भी आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आप डायरेक्ट बैंक के वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर किसी चीज़ का बिल पेमेंट करना है तो वो भी आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के लिए क्या होता है, तो बैंक का एक अपना वेबसाइट होता है और बैंक के द्वारा एक यूज़र ID पासवर्ड प्रोवाइड की जाती है अपने कंज्यूमर को। तो वो क्या करता है, यूज़र ID पासवर्ड को यूज़ करके इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी को यूज़ करता है। दैट कस्टमर मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्शन ऑन कंप्यूटर और मोबाइल, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए कस्टमर के पास क्या क्या होना चाहिए, तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात कि उसके पास कि कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए और जो बैंक के द्वारा यूज़र ID पासवर्ड प्रोवाइड की जा रही है वो होना चाहिए। तो लॉगिन करके वो इजीली कोई भी ट्रांजैक्शन या मेंटेनेंस अपना सारा डिटेल को मेंटेन कर सकता है। टू एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग, तो इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो जो सिक्योर वेबसाइट है, यानी कि कुछ अनसिक्योर भी वेबसाइट आते हैं, यानी कि जो डमी होता है, यानी कि कोई हैकर्स वगैरह कुछ मिलता जुलता वेबसाइट बना देते हैं और उसमें लोग अपना डिटेल डाल देते हैं, लॉगिन पासवर्ड, यूज़र ID जो भी डालते हैं, तो वो हैकर्स के पास पहुंच जाता है और उसको वो एक्सेस करके उनके पैसे को गैब कर देते हैं, उनका सारा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं
उनका पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तो इन सब से आपको बचना है कि जो सिक्योर वेबसाइट है केवल उसे ही ओपन करें, यानी कि जो ओरिजिनल वेबसाइट है बैंक का उसे आपको ओपन करना होता है, ठीक है। फिर लॉगिन तो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी बाय यूजिंग द कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड। फिर लॉगिन करने के लिए आपको एक आईडी और पासवर्ड देना होता है जो कि बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एज सो इन फिगर, हम फिगर में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमने एक SBI का लॉगिन पेज लगा रखा है जहाँ पे आप देखेंगे ये यूज़र नेम है और यहाँ पे पासवर्ड है। तो जो बैंक के द्वारा यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे कैप्चा लिखना होता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कैप्चा है जो एक इमेज होता है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और इस टेक्स्ट को आपको पहचान कर इस फील्ड में लिखना होता है। तो इसको लिखने के बाद आप लॉगिन करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा, यानी यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा ये तीनों चीज़ सही रहा, तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन होके आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जब स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा तो वहाँ से आप अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, अपने पिछले ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं, किसी का रेंट पे कर सकते हैं, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट ही ओपन हो गया तो आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। जो यूटिलिटीज़ बिल है उसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, गैस का ऑनलाइन, या फिर कोई परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं बैंक का, या फिर कोई शॉपिंग कर रहे हैं उसका पेमेंट करना हो, या फिर किसी सेंटर, इंस्टीट्यूट या स्कूल की फ़ी पेमेंट करना, तो वो सब कुछ आप यहाँ से सारा ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बैंक के द्वारा यूज़र आईडी, पासवर्ड जो आपको दिया जाएगा ये किसी के साथ किसी भी परिस्थिति में आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जहाँ भी इसका यूज़ करें अपने जो अकाउंट ओपन हुआ है, लॉगिन हुआ है, उसे लॉग आउट ज़रूर करें और इसे पब्लिक प्लेस पर यूज़ ना ही करें तो बेटर है। अब हम बात करते हैं NEFT की। NEFT जो है ये बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है, और इसका जो फुल फॉर्म है ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये बहुत यूज़ किया जाता है, लगभग 2005 के करीब इसकी बना था नेफ्ट टेक्निक। तो ये बहुत ही फेमस इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, यानी कि ये अलग अलग बैंकों में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं नेफ्ट की मदद से। और ये बहुत ही पॉपुलर रहा जब ये इसका जब यूज़ होता था, जब ये बना था उस टाइम। इट इज़ नेट ट्रांसफ़र फैसिलिटी एक्सिक्यूटेड इन आवर बैच। जिस टाइम नेफ्ट की यूज़ होती थी, NEFT की यूज़ होता था, उस टाइम जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही कम थे, यानी कि कंप्यूटर बहुत कम था और विश्वास भी बहुत कम था कि जो हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं ये प्रॉपर काम करेगा नहीं करेगा, यानी कि इस पर पूर्णतः लोग विश्वास नहीं करते थे। इसलिए इसको क्या किया गया कि आवरली इसका यूज़ किया जाता था और ये ऑफिस टाइम पे ही किया जाता था, ताकि कोई फॉल्ट आए, कोई ट्रांजैक्शन रुक जाए या फिर कोई भी एरर आए तो जो टीम है वो प्रॉपर वर्क कर सके। यानी कि ये ऑफ टाइम पे, यानी कि जो ड्यूटी ऑफ टाइम है, यानी कि रात के टाइम पे इसका ट्रांजैक्शन नहीं होता था, क्योंकि सबके अंदर एक डर था कि कहीं फंस गया तो फिर ट्रांजैक्शन कैसे हो पाएगा। बहुत सारी दिक्कतें होती थी क्योंकि रिसोर्स उस टाइम बहुत ही कम था। तो नेफ्ट जो है ये ऑफिशियल टाइम पे ही यूज़ होता था और केवल एक घंटे पे यूज़ होता था, यानी कि 1 आवर में जितना ट्रांजैक्शन इकट्ठा हुआ उन सभी को एक साथ ट्रांसफ़र करते थे। तो ये जो है ये आवरली बैच बनाकर काम किया जाता था। which provides a facility to bank customer to transfer the easily and securely on a one-to-one basis। वही बात यहाँ भी आ रही है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था और ईजी भी था, क्योंकि उस टाइम ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का काम कर रहा था। तो बट ये क्या था कि ये 1-to-1 बेसिस था, ये एक टाइम में एक बार ट्रांजैक्शन होता था, पूरे एक आवर पे ये यूज़ होता था। लेकिन उस बंदे के लिए दिक्कत होती थी कि जिसको बड़ा अमाउंट और इमीडिएटली ट्रांजैक्शन करना है, जैसे कि 5 लाख हमें ट्रांजैक्शन करना है और अभी का अभी करना है, तो हम नेफ्ट के थ्रू नहीं कर सकते, इसके लिए वेट करना पड़ता था। तो इस केस में अब क्या किया जाता था कि नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और अभी का जो नेफ्ट है, अभी उस टाइम तो कम था कि एक रुपये से 2 लाख तक हम ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते थे, लेकिन अभी का जो नेफ्ट है इसमें हम 1 रुपये से मैक्सिमम कितना भी ट्रांजैक्शन का कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है।
तो ये नेफ्ट हो चुका है। तो नेफ्ट बहुत ही ओल्ड वर्जन हो चुका है। अभी जो प्रॉब्लम था कि हमें अभी का भी ट्रांजैक्शन करना था लेकिन बड़ा अमाउंट करना था, लेकिन नेफ्ट तो टाइम लगाता था, थोड़ा लेट स्लो काम करता था। तो उसके बाद जो टेक्निक आया था वो था RTGS, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि जो बड़ी अमाउंट है उसको तुरंत सेटलमेंट करना रियल टाइम पे, यानी कि जैसे हम ट्रांजैक्शन करेंगे सेम टाइम पे वहाँ पे रिसीव होगा, और वो भी बहुत बड़ी अमाउंट। यानी कि मिनिमम तो इसका जो लिमिटेशन है वो 2 लाख है और मैक्सिमम 10 लाख है। तो हम 2 लाख से 10 लाख के बीच में ट्रांजैक्शन हम इमीडिएटली रियल टाइम में कर सकते थे। और ये भी इंटर बैंक है, यानी कि हम अलग अलग बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें भी कोई ये लिमिटेशन नहीं है कि दोनों के पास सेम बैंक होना चाहिए, आप किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में ट्रांजैक्शन को कर सकते थे। और ये भी रियल टाइम में वर्क करता है। बट इसमें भी क्या था कि ये भी ऑफिस टाइम में ही वर्क होता था ऑन ग्रॉस बेसिस, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन था ये बहुत बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शन करता था। इसकी जो लिमिटेशन है वो था 2 लाख to 10 लाख। तो ये जो लिमिटेशन है इसे आप याद रखें, यहाँ है 2 लाख to 10 लाख। तो यहाँ आप ध्यान रखें, इन जितने भी टेक्निक्स हैं इनके लिमिटेशन को और इनके फुल फॉर्म को आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम में इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। RTGS द फास्टर पॉसिबल इंटरबैंक मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी। ये जो RTGS है ये बहुत ही फास्ट वर्क करता था इमीडिएटली, क्योंकि ये रियल टाइम पे वर्क करता था और ये बहुत ही फास्ट था और अलग अलग बैंक में इसका ट्रांजैक्शन होता था। लेकिन ये जो था ये बैंकिंग चैनल पे होता था, कोई हम प्राइवेट से या फिर कोई पब्लिक चैनल पे हम इसका यूज़ नहीं करते थे, यानी कि ये ऑफिस टाइम पे ही वर्क होता था और जो बैंक का जो नेटवर्क है ये उसी नेटवर्क पे वर्क करता था। तो इसमें भी कुछ लिमिटेशन था कि ये जो था इमीडिएटली तो था, बट इसकी जो ट्रांजैक्शन अमाउंट था ये बहुत ज़्यादा है। तो ये जो जनरल पर्पस लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, इनके लिए ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये 2 लाख से मिनिमम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये बिजनेस पर्पस का जो नॉर्मल छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। तो इसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई वो है IMPS। तो IMPS का जो फुल फॉर्म है वो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये भी अब इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और ये जो IMPS का जो डेवलपर है जहाँ बना हुआ है वो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया NPCI, जो कि हमने पहले देखा था जो UPI में था। तो वो सारे ट्रांजैक्शन जो है, ये सारी जो टेक्निक्स है ये NPCI के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और उसी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। यानी कि अब जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, अब RTGS हो या फिर नेफ्ट हो, ये सब कुछ अब ये IMPS संभालेगा इन सारा ट्रांजैक्शन को। और ये जो टेक्निक्स है ये भी इंटर बैंक फंड्स ट्रांसफ़र है, ये भी अलग अलग बैंकों में ट्रांजैक्शन कर सकता है। मेन पर्पस इसका क्या था कि ये भी फास्ट ट्रांसफ़र करेगा और जो लो अमाउंट है उस पर काम करेगा और बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा। यानी कि आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं और इसको कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और जो बैंक अकाउंट है, जो बैंक का जो चैनल है उस पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। यानी कि बैंकिंग चैनल और डिजिटल चैनल दोनों पे भी इसका यूज़ किया जाता है। और इस पर जो फंड ट्रांसफ़र होगा वो रियल टाइम पे होगा, बहुत ही फास्ट होगा। एंड जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 1 रुपया से 2 लाख है, यानी कि 1 रुपीज़ to 2 lakhs पर डे। एक दिन में आप 1 रुपया से 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IMPS। तो ये जो नॉर्मल यूज़र हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहा। बाकी जो बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शन करना है उसके लिए तो RTGS है ही, बट लो अमाउंट में ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए ये टेक्निक बहुत ही अच्छा रहा IMPS। फॉर ट्रांसफ़र फंड यूजिंग IMPS वी नीड इंटरनेट कनेक्शन, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। यानी कि हम नेट बैंकिंग यानी कि जो बैंक का वेबसाइट है उससे भी कर सकते हैं, बैंक वाले भी कर सकते हैं, और हम मोबाइल बैंकिंग के मदद से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना कंपलसरी है। तो IMPS के बारे में हमने समझा, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है
ट्रांजैक्शन करने की। अब हम कुछ टिप्स देखते हैं जिसके मदद से हम अपने ऑनलाइन पेमेंट को सेव कर सकें, यानी कि हम एक बार पेमेंट कर दिए तो कोई दोबारा कोई अनऑथराइज पर्सन, कोई थर्ड पार्टी हमारे ट्रांजैक्शन ना कर पाए, हमारे पैसे को यूज़ ना कर पाए। तो उसके लिए हम कुछ टिप्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कि ईमेल पे बहुत सारे ऐसे आपको लिंक मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए, या फिर आपको कोई लकी ड्रॉ मिल सकता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लुभावने आपको मैसेज मिल जाते हैं जिसके मोह में आप आकर उसके लिंक पर क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ईमेल पे जितने भी लिंक आ रहे हैं उसको कभी टच ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आधार नंबर, ये सब कुछ आपके बैंक के डिटेल में है और आपके ईमेल आईडी पे भी वो सब कुछ इंक्लूड होता है। और जैसे आप उसके क्लिक करेंगे तो आपका सारा एक्सेस वो थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाता है। तो ईमेल पे जितने भी लिंक्स आ रहे हैं उसका रिस्पॉन्स कभी नहीं करना चाहिए। आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि ये जो मैसेज आया ये बैंक का ही है, ये सही मैसेज है, तभी आप उस पर उसके लिंक पे क्लिक करें, अदरवाइज उसको क्लिक ना करें। अब है कि जब आप अपनी यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग किसी भी पब्लिक प्लेस पे या फिर किसी अदर के मोबाइल में, कंप्यूटर में, कहीं भी आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग का, तो आप अपना सारा काम करने के बाद उसे लॉग आउट ज़रूर कर दें। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, किसी को भी पेमेंट किया, कोई भी आप बैंक से रिलेटेड काम किया, अपना आईडी लॉगिन किया, तो उसके तुरंत बाद आपको जैसे काम ख़त्म हो रहा है या फिर उस कंप्यूटर को छोड़ के कहीं भी जा रहे हैं, 5 मिनट के लिए भी जा रहे हैं, तो उस टाइम भी आपको लॉग आउट करके जाना है। इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि हम 5 मिनट के लिए ही जा रहे हैं तो लॉगिन करके छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं करना। आपको उसको लॉग आउट करना ही करना चाहिए। और पब्लिक प्लेस पे इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर पब्लिक नेटवर्क पे इसका यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, या फिर किसी के वाईफाई लेकर हम अपना इंटरनेट बैंकिंग वाला काम कर रहे हैं तो वो तो कतई नहीं करना चाहिए। ऑलवेज फायरवॉल सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए। अपने कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए। फायरवॉल सॉफ्टवेयर इसलिए कि कोई बाहर से कोई अनवांटेड हैकर वाला मैसेज आपके कंप्यूटर में ना आए। अगर इनकेस कोई सॉफ्टवेयर आ गया है जिसमें एंटीवायरस की मदद से उसे सफाया किया जा सकता है, तो आप फायरवॉल सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोनों सॉफ्टवेयर का प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। अगर आप ट्रांजैक्शन पर डे कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको इन सभी चीज़ों की यूज़ करनी चाहिए। और ईमेल पे मैंने पहले बताया कि जितने भी लिंक्स आ रहे हैं उसको चेक करने से भी अवॉइड करना चाहिए, उसको चेक भी नहीं करना चाहिए। क्लिक करने से ही आपका सारा डिटेल उसके पास चला जाएगा। तो इन सब पे बहुत अच्छे तरीके से गौर फरमाइए। एंड अपनी जो भी पर्सनल बैंक की डिटेल है उसको किसी के साथ शेयर ना करें। कोई OTP हुआ, आधार नंबर हुआ, पासवर्ड, ID कुछ भी है तो बैंक से रिलेटेड उसको आप किसी के साथ शेयर ना करें। कभी कभी आपके फ़ोन पे भी कॉल आता है या फिर मैसेज आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, अपना आधार नंबर बताइए या फिर OTP बताइए। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक वाले कभी डिटेल नहीं मांगते, बिकॉज कि बैंक वाले के पास आपका ऑलरेडी डिटेल अवेलेबल होता है, वो खुद निकाल सकते हैं। तो ऐसे फर्जीवाड़ा होता रहता है, फर्जी होते रहते हैं, तो इन सब के मामलों से आपको बचना चाहिए। तो ये था कुछ टिप्स जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद इन सब पे ध्यान देना चाहिए और इसको पालन करना चाहिए।